So hi everybody, welcome back to my YouTube channel Superior Classes. Today in this video lecture we are going to study about biotechnology principle and processes. Okay? So नीट में इस यूनिट से कम 4-5 क्वेश्चंस आते हैं दोनों यूनिट से, प्रिंसिपल से और उसका एप्लीकेशन से. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट जस्ट स्टार्ट विद दिस चैप्टर. बायोटेक्नोलॉजी क्या है बच्चों? बायोटेक्नोलॉजी क्या है? ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है. तो बायोटेक्नोलॉजी बच्चों बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल हैं. ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना बेसिकली जो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ओके, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या उनके पार्ट्स यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि अभी आप डेफिनेशन में देखोगे कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and organism cells parts thereof and molecular analogies for products and services. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो रहा है बच्चों कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल या उनके पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं ना, या उनके पार्ट्स का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्या क्या पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पार्ट्स में हो सकता है कोई सा भी सेल हो सकता है हमारे पार्ट्स में, या इंजाइम्स हो सकता है, जीन्स हो सकता है, और उनका यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं? मेडिसिन बना रहे हैं, फूड बना रहे हैं, वैक्सीन बना रहे हैं, या इम्प्रूव्ड क्रॉप्ड बनाते हैं, उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं. तो आई होप कि बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा आपको क्लियर है. ठीक है, आई होप कि बायोटेक्नोलॉजी क्लियर है. तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी डील करती है टेक्निक से. ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी डील करती है विद द टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूजफुल टू ह्यूमंस. तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आप ऐसे कुछ ऐसे प्रोसेसेस का यूज़ करके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हो जो यूजफुल है ह्यूमंस के लिए. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इन दिस सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन विच आर ऑल माइक्रोब मेडिएटेड प्रोसेस. ठीक है, तो कर्ड बनाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, ये सब कैसा है? माइक्रोब मीडिएटेड प्रोसेस है. आपने माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में देखा होगा कि कर्ड हमारा कौन सा बैक्टीरिया बना रहा होता है. कर्ड किसकी वजह से बनता है बच्चों? लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस हमारा कर्ड बनाने में यूज होता है ना. और ब्रेड में क्या होता है? ब्रेड हमारा ब्रेड में जो ईस्ट बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? बेकर्स ईस्ट. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बेकर्स ईस्ट. और वाइन जो अल्कोहल वगैरह बनाती है उनको हम क्या बोलते थे? जो अल्कोहल भी जो है ईस्ट से ही बनता. तो कैसे बनता था वो? उसमें कौन सी ईस्ट लगती थी? उस ईस्ट को हम पर्सनली बोलते थे ब्रूअर्स ईस्ट. ठीक है, उसको हम बोलते थे ब्रूअर्स ईस्ट. ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी में समझ में आ गया. ओके, processes could also be thought as a form of biotechnology. However, it is used in restricted sense today to refer to such of those processes which use genetically modified organism to achieve the same on larger scale. तो बायोटेक्नोलॉजी में बच्चों जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं. ठीक है, फर्दर मेनी अदर प्रोसेस टेक्निक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी. बहुत और प्रोसेस जो है, बहुत और सारे प्रोसेस भी जो है बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, या हम बोलें टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी हम बोल सकते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है. सो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी. वी कैन इंक्लूड दिस एज वेल इन बायोटेक्नोलॉजी. ओके, सो एक और कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि स्टैनले कोहर्ट एंड हर्बर्ट बोयर, इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था. किसके प्लाज्मिड को यूज़ करके? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड को यूज़ करके. ठीक है, तो स्टैनले कोहर्ट थे एंड हर्बर्ट बोयर. ठीक है, इन्होंने क्या यूज़ किया था बच्चों? इन्होंने यूज़ किया था सैल्मोनेला. ठीक है,
मोनेला टाइफिम्यूरियम यूज़ करके इन्होंने क्या बनाया था, पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। ठीक है, हम कह सकते हैं आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई होप कि समझ आ रहा होगा। तो इन्होंने फर्स्ट बनाया था। ठीक है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, प्लीज़ नोट कर लीजिए। अब इधर देखते हैं कि बेबी, ओके, फॉर एग्जाम्पल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी, लीडिंग टू टेस्ट ट्यूब बेबी सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट, डेवलपिंग अ डीएनए वैक्सीन, डीएनए का वैक्सीन बनाना, या करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन। करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन का क्या मतलब है कि आप किस प्रोसेस से जीन, अगर कोई डिफेक्ट आ गया है आपके जीन में तो आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, जीन थेरेपी। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, जीन थेरेपी इज देयर। एंड ऑल ऑल पार्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी किसके पार्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी के। अब हम देखते हैं कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी EFB हैज़ गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दैट इनकम्पासेस बोथ ट्रेडिशनल व्यू और मॉडर्न व्यू। मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मतलब एंशियंट और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दोनों का यूज़ करके यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी है बच्चों, उसको हम देख लेते हैं। देखो प्लीज़, ये जो है ना, इसकी डेफिनेशन आ चुकी है, मतलब इसका फुल फॉर्म जो है कई बार आ चुका है तो नीट में, तो इसको +4 कर लो। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको यहाँ से याद करनी है, यहाँ से आपको जो है ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए एंड ये फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ठीक है, द इंटीग्रेशन क्या है, नेचुरल साइंस का इंटीग्रेशन, ऑर्गेनिज्म का इंटीग्रेशन और उसके कुछ पार्ट्स का इंटीग्रेशन, मॉलिक्यूलर एनालॉगस का इंटीग्रेशन, ये सब मिलकर जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं जो ह्यूमंस के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, आई होप दैट ये क्लियर हो गया है। ओके, लेट्स मूव टू प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर हम मूव करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखते हैं कि बहुत सारे, अमंग मेनी देर आर 2 कोर प्रिंसिपल्स दैट इनेबल द बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे में 2 कोर प्रिंसिपल्स हैं जिन्होंने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को जन्म दिया है। ठीक है, कौन कौन से हैं बच्चों, पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है बच्चों, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो चेंज करती हैं केमिस्ट्री जेनेटिक मटेरियल की। ओके, अल्टर मतलब होता है चेंज करना, ऑल्टर करती हैं केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए। फिर क्या होता है कि आप डीएनए और आरएनए को चेंज करते हो, फिर उसको इंट्रोड्यूस करते हो होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंड दस चेंज फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। फिर आपका जो है फिनोटाइप चेंज हो जाता है होस्ट ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग मतलब होता है कि आपको स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करनी है, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री कंडीशन आपको मेंटेन करनी है, ताकि जो आपका डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में, आपका जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर लार्ज क्वांटिटीज़ में वो आपको मिल पाए। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिज़ायर्ड माइक्रोब यूकैरियोटिक सेल्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, एंजाइम्स ETC। ओके, सो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या है बच्चों, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि सेल्स, एंजाइम्स को मशीन, रिएक्टर्स और कंट्रोल सिस्टम के साथ यूज़ करके मेडिसिन, वैक्सीन, एंजाइम्स इन सब को प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, अल्कोहल प्रोड्यूस करना जैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसे बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं। बेसिकली आप इसमें बायोलॉजी और इंजीनियरिंग दोनों के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो ह्यूमन यूज़ के लिए। ओके, और जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या था बच्चों, जब आप टेक्निक यूज़ करते हो डीएनए और आरएनए को अल्टर करते हो। ठीक है, उनकी जेनेटिक मटेरियल को अल्टर करते हो और फिर उसको होस्ट ऑर्गेनिज्म में आप डाल देते हो, फिर उनका फिनोटाइप चेंज हो जाता है। ओके, let us now understand the conceptual development of principle of genetic engineering. Okay, you probably appreciate the advantage of sexual reproduction over asexual reproduction. मतलब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में। पहले तो ये एडवांटेज है बच्चों कि इससे वेरिएशन आता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है,
वेरिएशन आता है, ठीक है, वेरिएशन आता है। और क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से? पहले तो वेरिएशन आता है, फिर दूसरा न्यू स्पीशीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यू स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस होती हैं। क्या होता है ना बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल क्लोन्स बन रहे होते हैं, मतलब सेम सेम टाइप के जैसे पेरेंट्स होते हैं, फिर उनके आइडेंटिकल क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, सो वेरिएशन नहीं आ पाती है, तो इससे न्यू स्पीशीज़ भी इंट्रोड्यूस होती हैं। ओके, अब नाउ formulation of unique combination of genetic setup, some of which may be beneficial to organism। तो यहाँ पे देखा आपने, जेनेटिक सेटअप जो है कॉम्बाइन करता है, यूनिक जेनेटिक सेटअप आता है, ठीक है, हर बार जितने बार आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यूनिक जेनेटिक सेटअप आएगा। some of which may be beneficial to organism as well as population। Asexual reproduction preserves the genetic information while sexual reproduction permits variations। तो यहाँ पे लिखा है कि variations आएगा, और जबकि जो है आपका जो asexual reproduction है वो preserve करता है genetic information को, जैसे पेरेंट्स पे थी वैसे ही प्रोजेनी में जा रही है, क्योंकि आइडेंटिकल क्लोन्स बन रहे हैं ना। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग वेरी ऑफन लीड टू इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स along with desired genes। The technique of genetic engineering, which include creation of recombinant DNA, use of gene cloning, gene transfer, overcome these limitations and allows us to isolate, introduce only one or set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism। Okay, ठीक है, समझते हैं ये क्या है। देखिए, पहले जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर होता था प्लांट्स में, उससे हमारे डिजायर्ड जीन के साथ साथ ना बच्चों अनडिजायर्ड जीन्स आ जाती थी। जैसे कुछ तो हमें चाहिए होता है, कुछ जीन्स जो हमें चाहिए होता है, उसके साथ साथ अनडिजायर्ड जीन्स जो हमें नहीं चाहिए होता था वो भी आ जाती थी। बट दिस टेक्निक, मतलब ये जो टेक्निक है जीन क्लोनिंग की, जीन ट्रांसफर करने की, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप कैसे बनाते हो, आप कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो? आपको जो डिजायर्ड डीएनए चाहिए होता है, मान लो आपके पास कुछ पहले से मौजूद होस्ट है, आपको कुछ उसमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए या डिजायर्ड कुछ चाहिए कि मुझे इस चीज़ में ये क्वालिटी चाहिए, फिर आप उसी क्वालिटी को उसमें इंट्रोड्यूस कर दोगे तो आपका जो है डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। सो दिस टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या यूज़ करती है? जीन क्लोनिंग को, जीन ट्रांसफर को, ओवरकम दिस लिमिटेशन। सो आप बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इस लिमिटेशन से ओवरकम कर पाते हो। कैसे होता है ये? ठीक है, कैसे होता है ये? आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेते हो, ठीक है, आप कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए लोगे, ठीक है, उसके साथ वो कैसे बनेगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनेगा बच्चों? ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है बच्चों? आपका डिजायर डीएनए है, फिर उसमें वेक्टर डीएनए आता है जो जीन टैक्सी की तरह हेल्प करता है, ठीक है, फिर आपकी क्लोनिंग होती है, फिर फॉर्मेशन, जिससे जीन क्लोनिंग का मतलब क्या है कि खुद के जैसी कॉपीज़ बनाना, मतलब डीएनए खुद के जैसी कॉपीज़ बनाता है, ठीक है, फिर जीन ट्रांसफ़र हो जाता है, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करते हैं होस्ट सेल में। बाद में आपका क्या प्रोसेस है कि आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना? डिजायर डीएनए आया, फिर वेक्टर डीएनए आया, उसके बाद आपको मिल गया है तो अब इसकी जीन की क्लोनिंग होगी, ठीक है, जीन की क्लोनिंग होगी। जीन की क्लोनिंग का मतलब क्या है कि कॉपीज़ बन रही हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉपीज़। जीन क्लोनिंग का क्या मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉपीज़ बननी है, कॉपीज़ ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए, डिज़ायर्ड डीएनए की कॉपीज़ बन रही हैं बच्चों। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप क्या होता है? इस जीन को आप ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है, ये जीन आपका क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद जीन ट्रांसफ़र होने के बाद आपका जो रिकॉम्बिनेंट है, जो बन गया आपका, जो रिकॉम्बिनेंट आप जिसको बोलोगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये रिकॉम्बिनेंट इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बच्चों इंट्रोड्यूस किया जाएगा होस्ट में, ठीक है, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? होस्ट में आप इसको इंट्रोड्यूस करोगे, इंट्रोड्यूस टू होस्ट सेल, ठीक, तो ये प्रोसेस है। ओके, सो आई होप कि पता चल गया कि ये सब चीज़ें कैसे होंगी। यस,
Do you know? Do you know that likely fate of piece of DNA which is somehow transferred into alien organism? Most likely this piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of organism. But when it gets integrated into the genome of recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. क्या होता है बच्चों कि जब आप इसे किसी होस्ट डीएनए में डालते हो ना, तब ये मल्टीप्लाई करता है. कैसे मल्टीप्लाई करता है? जीन क्लोनिंग की वजह से ये मल्टीप्लाई करता है. ओके, सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई फॉरेन एलियन डीएनए है जो एंटर कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में, तो वो यूजुअली वो खुद की कॉपी नहीं बना पाएगा. क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स का पार्ट नहीं है बच्चों. वो ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम्स का पार्ट नहीं है. तो जब सेल डिवाइड करेगा डीएनए लॉस्ट हो जाएगा. बट अगर जो फॉरेन डीएनए है वो ज्वाइन करता है ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स से, तब वो उसका इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा. देन इट becomes the part of that genome and then that would replicate along with the chromosome, so it can pass to daughter cells as well. तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश की गई है. ठीक है, now this is because alien piece of DNA has become the part of, हाँ क्यों हो जाता है? क्योंकि alien piece of जो DNA है हमारा क्रोमोसोम्स का पार्ट बन जाता है, इंटीग्रल हो जाता है. फिर सेल डिवीजन के दौरान वो जो है उसके साथ कॉपी बन जाती है उसकी, विच हैज़ एबिलिटी टू रेप्लिकेट. इन क्रोमोसोम्स देर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम्स में बच्चों, क्रोमोसोम्स में, इन क्रोमोसोम्स देर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. क्रोमोसोम्स में स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस है जिनको हम ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं. मतलब जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन. ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या करता है? इनिशिएट कर रहा होता है रेप्लिकेशन को. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो है एलियन पीस ऑफ डीएनए कब रेप्लिकेट करेगा? एलियन पीस ऑफ डीएनए हमारा तब रेप्लिकेट कर सकता है जब उसके पास ORI हो. ठीक है, एलियन पीस ऑफ डीएनए आपका तब रेप्लिकेट करेगा बच्चों ना, एलियन डीएनए तब रिप्लिकेट करेगा जब उसके पास ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो. तो रेप्लिकेशन के लिए ORI प्रेजेंट होना ज़रूरी है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है? जो कि क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होती है. Therefore, for multiplication of any alien piece of DNA in an organism, it needs to be part of chromosomes. तो एलियन पीस ऑफ डीएनए को अगर मल्टीप्लाई होना है तो उसको पहले क्रोमोसोम्स का पार्ट होना पड़ेगा, विच हैज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस नोन एज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. Thus, an alien DNA is linked with origin of replication so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. इसीलिए जो एलियन डीएनए है बच्चों, जो एलियन डीएनए है उसको पहले ORI से क्या करना पड़ता है? लिंक करवाना पड़ता है, सो दैट वो क्या कर सके? रेप्लिकेट हो सके. एलियन पीस ऑफ डीएनए कैन रेप्लिकेट. फिर ये जो है इसका रेप्लिकेशन हो पाएगा. रेप्लिकेशन क्या होगी? पॉसिबल होगी. दिस कैन ऑल्सो बी डन. अब ये होता कैसे है? दिस कैन ऑल्सो बी डन एज क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए. जैसा भी आपको डीएनए चाहिए ना, उसकी क्लोनिंग करवाओ. क्लोनिंग मतलब क्या होता है? क्लोनिंग का क्या मतलब होता है? क्लोनिंग मतलब होता है मेकिंग कॉपीज. ठीक है, क्लोनिंग का मतलब क्या है कि आपको सिमिलर टाइप की कॉपी बनानी है. ठीक है, मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज, मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी ऑफ इट्स ओन टाइप. ठीक है, ऑफ इट्स ओन टाइप आप लिख सकते हो बिकॉज इट डज नॉट हैव स्पेस. Okay, let's move to the next part. Let us now focus on the first instance of construction of an artificial recombinant DNA molecule. The construction of first recombinant DNA emerged from possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance within the native plasmid. प्लाज्मिड क्या है बच्चों? प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख लेते हैं. प्लाज्मिड क्या है बच्चों? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्क्यूलर ठीक है, सर्क्यूलर डीएनए है जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है,
प्रोकैरियोट्स में होता है। ओके, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने एकम्प्लिश किया था 1972 में बाय आइसोलेटिंग फर्स्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए। तो इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को जो है डिस्कवर करा था, किसमें से, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, ठीक है, फ्रॉम plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. The cutting of DNA at a specific location became possible with the discovery of so-called molecular scissors, restriction enzymes. तो cutting of DNA, restriction enzymes क्या करते हैं, कट करते हैं DNA को, कट DNA at specific site, ठीक है, स्पेसिफिक साइट। बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर सीजर्स भी बोलते हैं, जो कि डीएनए आरएनए इन सबको कट करने में हेल्प करते हैं। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज देन लिंक्ड। फिर कट पीस ऑफ डीएनए को क्या किया गया बच्चों, कट पीस ऑफ डीएनए को हमारा क्या किया जाता है, कट पीस ऑफ डीएनए को लिंक्ड किया गया प्लाज्मिड से। दीज प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज वेक्टर टू ट्रांसफर। फिर प्लाज्मिड क्या करते हैं, वेक्टर की तरह एक्ट करेंगे टू ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। यू प्रोबेबली नो। अच्छा, लिंक किससे होता है, डीएनए को लिंक किससे करते हैं हम, डीएनए लिंक करने के लिए आता है लाइगेज, ठीक है, डीएनए लिंक करने के लिए आता है हमारा लाइगेज एंजाइम, ठीक है। डीएनए लिंक किससे करते हैं बच्चों, लाइगेज से, ठीक है। तो इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे। अच्छा, उस स्पेसिफिक साइट को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। अभी और आप डिटेल में पढ़ोगे उस स्पेसिफिक साइट को, अगर आपने पढ़ा हो पहले तो उस स्पेसिफिक साइट को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। यू प्रोबेबली नो दैट मस्कीटो एक्ट एज एन इंसेक्ट वेक्टर टू ट्रांसफर मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। आपको पता होगा कि जैसे मस्कीटो है वो इंसेक्ट वेक्टर की तरह हेल्प करती है ना, मतलब मलेरिया को कॉज करती है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। इन द सेम वे, उसी तरीके से प्लाज्मिड क्या करता है, यूज किया जाता है वेक्टर की तरह। वेक्टर क्या है, एक डिलीवरी एजेंट है बच्चों, उसको एक डिलीवरी एजेंट की तरह समझिए जो एलियन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालेगा। मान लीजिए एलियन पीस ऑफ डीएनए आपका डिजायर्ड डीएनए है, ठीक है, आपको होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो आप किसकी हेल्प से करोगे, वेक्टर की हेल्प से करोगे, ठीक है, वेक्टर की हेल्प से करोगे। वेक्टर को हम जीन टैक्सी भी बोल सकते हैं, ठीक है, यस। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में एक डिटेल और है बच्चों कि ये रिस्ट्रिक्ट करती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन बैक्टीरियम, इसीलिए इसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पड़ा है, ठीक है। इसका नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इसलिए है बच्चों, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसलिए है क्योंकि, यहाँ पे नहीं लिख सकते क्या, क्योंकि, ठीक है, मैं बोल देती हूँ, लेट मी जस्ट स्पीक। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम इसलिए पड़ा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिकॉज ये बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। और इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, अर्बन नैथन ने 1963 में डिस्कवर्ड किया था। वेक्टर क्या है, वेक्टर बच्चों कैरी करता है फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में। डीएनए लाइगेज इसमें हमने पढ़ा, डीएनए लाइगेज जो है फॉर्म करता है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज को, और डीएनए लाइगेज ज्वाइन करता है, लिंक करता है, ठीक है, डीएनए इसको। अब पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, जो कि इंपॉर्टेंट है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। किसका यूज किया था बच्चों, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड यूज करके बनाया था, ठीक है। इतना समझ आ गया, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल with the enzyme of DNA ligase which act on cut DNA पर एक्ट करता है और क्या करता है, मॉलिक्यूल्स पर, और ज्वाइन करता है उनके एंड्स को। दिस मेक्स अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटेड इन विट्रो
इन विट्रो मतलब क्या होता है, आउटसाइड, ओके, इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। व्हेन दिस डीएनए, अब इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कैसे बनाया है हमने कैसे बनाया है बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए, एलियन पीस ऑफ डीएनए को हमने ऐड करके बनाया, मतलब डिजायर्ड डीएनए आप ऐड करो, उसके साथ आप वेक्टर डीएनए डालो, जो वेक्टर जो कि होस्ट सेल में एक तरीके से टैक्सी का काम कर रहा होता है, कैरी करेगा फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में, ठीक है। फिर उसके बाद डीएनए लाइगेज क्या करेगा, आपको जो डीएनए चाहिए होगा उसको काटना पड़ेगा। मान लीजिए ये आपका डीएनए है, ठीक है, लेट्स जस्ट सपोज दैट दिस इज योर डीएनए, आपका ये है, आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना है, ये डीएनए है और ये आपका कुछ फॉरेन डीएनए है, आपका डिजायर्ड डीएनए है, मान लो आपका ये डिजायर्ड डीएनए है और आपको इसमें इंट्रोड्यूस करना है। तो आपको तो सबसे पहले ये जो डीएनए है इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है, इसको पहले आपको कट करना पड़ेगा बच्चों, इसको आप कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए आप मान लीजिए एक सीजर लेकर आओगे, कुछ तो आप लाओगे जिससे आप इसको कट कर सको, यहाँ पर कुछ आप लेकर आओगे ना जिससे आप इसको कट कर सको। तो कट करने के लिए आपको सीजर लाना पड़ेगा, उस सीजर को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं। वो हमारा क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर सीजर्स, है ना, मॉलिक्यूलर सीजर्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम बोल सकते हैं उसको, हाँ जी बोल सकते हैं। अब आपने डीएनए को कट कर लिया है, ठीक है, अब मान लो आपने डीएनए को कट कर लिया है, ठीक है, अब कट भी कर लिया है तो आपको इस डीएनए को इससे जोड़ना है, आपको इस डीएनए को इससे जोड़ना है। अब एडिशन करने के लिए कौन आएगा, डीएनए लाइगेज। एडिशन के लिए, ज्वाइनिंग के लिए कौन आएगा बच्चों, ज्वाइनिंग के लिए आपका कौन आएगा, डीएनए लाइगेज, ठीक है, लाइगेज आएगा। लाइगेज जो है इसको यहाँ पर जोड़ देगा, ठीक है, ये आपका जोड़ गया। ये क्या है आपका, रिकॉम्बिनेंट, क्या है ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो आई होप कि थोड़ा थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा ये सब कुछ, ओके। इट कुड replicate using new host DNA polymerase enzyme and make multiple copies. The ability to multiply copies of antibiotic resistant gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistant gene in E. cloning. You can hence infer that there are three basic steps in genetically modifying organisms. पहला क्या है, 3 बेसिक स्टेप्स है बच्चों, क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करना है अपना डीएनए विद डिजायरेबल जीन। आपको अपना डीएनए पता होना चाहिए कि आपका डिजायरेबल डीएनए है क्या, कौन सी जीन आप चाहते हो, आप क्या इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, ठीक है। तो आपको पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पहले आप, पहला स्टेप तो आपका आइडेंटिफिकेशन ही है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, आइडेंटिफिकेशन आप करो अपना डिजायर्ड सेट ऑफ डीएनए का। फिर उसके बाद आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, दूसरा आपको क्या हो रहा है कि आपको उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, किसमें, होस्ट में, जिसमें आपको चाहिए उसमें आपको उसको इंट्रोडक्शन करवाना है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, तीसरा मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, फिर आपको उसका मेंटेनेंस करवाना है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, बेसिक स्टेप्स। फिर आपको उसको मेंटेनेंस करवाना है इंट्रोड्यूस डीएनए का इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, ठीक है। आई होप कि आपने इतना ये सब, आई होप कि बच्चों आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम मूव करते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का टूल क्या है, ठीक है, नहीं क्लियर हुआ, एक बार और देख लेते हैं, एक सेकेंड, एक बार और देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए, पहले तो आप डीएनए डिजायरेबल जीन जो आपको चाहिए उसका आइडेंटिफिकेशन करो, फिर उसका इंट्रोडक्शन करवाना है। और इंट्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो ना तो आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हो, क्या बोलते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। और जो सेल में वो इंट्रोड्यूस हो जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म्ड सेल। जैसे अगर आपका ये किसी सेल में इंट्रोड्यूस हो गया आपका, ठीक है, तो ये सेल आपकी कैसी हो गई बच्चों, ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो आपका ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन जाता है। अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती तो आपका नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल बनता है।
ओके, अब हम पढ़ते हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. नाउ वी नो फ्रॉम फोरगोइंग डिस्कशन हमें ये पता चल गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लिश ओनली इफ वी हैव key tools, restriction enzymes, polymerase enzymes, ligase, vectors and the host organism. Let us try to understand some of these in detail. ठीक है, अभी हमें ये पता चल गया कि हमारे फोरगोइंग डिस्कशन से कि आपको क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या आपके टूल्स हैं. टूल्स आपके क्या क्या हैं बच्चों? पहला तो आपका टूल्स क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पहला आपका टूल हो गया. ठीक है, फिर दूसरा टूल आपका क्या हो गया? पॉलीमरेज एंजाइम. फिर तीसरा आपका डीएनए लाइगेज. फिर आपको एक वेक्टर भी चाहिए. फिर आपको एक होस्ट ऑर्गेनिज्म भी चाहिए. तो इतने चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी. मतलब आपको पॉलीमरेज की ज़रूरत होगी, आपको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की ज़रूरत होगी, लाइगेज की ज़रूरत होगी, वेक्टर्स की ज़रूरत होगी, होस्ट ऑर्गेनिज्म की नीड होगी. ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं बच्चों? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो 1963 में दो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल थे फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज. ठीक है, इन इश्चरीशिया कोलाई वर आइसोलेटेड. दो एंजाइम्स को हमने आइसोलेट किया जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे. वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए. एक जो है मिथाइलेशन करता था, मतलब डीएनए में मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था. एंड वाइल अदर दूसरा जो क्या करता था बच्चों? कट करता था. डीएनए को क्या करता था? कट कर रहा होता था. ठीक है, द लेटर वॉज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. और दूसरे जो कट करते थे उनको हमने क्या बोला बच्चों? उनको हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला. उनको हमने क्या बोला? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज हिंद-2. पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या था? हिंद-2 था, जिसकी फंक्शनिंग डिपेंडेंट ऑन स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. स्पेसिफिक डीएनए मतलब जिसकी फंक्शनिंग किस पर डिपेंड करती थी? स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर. और इस स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. व्हाट वी नो कॉल्ड दीज सीक्वेंसेस? पैलिंड्रोमिक, आई थिंक इट्स पैलिनोड्रोमिक सीक्वेंस. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. उसको हमने आइसोलेट किया और कैरेक्टराइज्ड 5 years लेटर. इट वॉज फाउंड, ऐसा पाया गया कि जो हिंद-2 था वो हमेशा कट करता था डीएनए मॉलिक्यूल को पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करता था. ठीक है, बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर. मतलब 6 बेस पेयर का सीक्वेंस वो रिकॉग्नाइज करता और फिर वो वहीं पर उसको कट करता था. ओके, फिर वो वहीं पर उसको क्या करता था बच्चों? कट करता था. दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंद-2. और फिर इसको हमने ये कहा कि ये इसका हिंद-2 का क्या है? रिकॉग्निशन सीक्वेंस है. बिसाइड्स हिंद-2 टुडे वी नो 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम 230 ओवर स्ट्रेस. बच्चों नीट में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. ये लाइन डायरेक्टली आई है. ठीक है, एजर्शन रीजन में और वैसे भी कि करेक्ट लाइन है या इनकरेक्ट है. करेक्ट इनकरेक्ट में भी आई है. +4 टॉपिक है. तो 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें पता है और जो किससे 230 स्ट्रेन से आइसोलेट किए गए हैं ऑफ बैक्टीरिया, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइजेज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस. और सब जो है डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है. द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस and second 2 letter comes from the species of prokaryotic cells from which they were isolated. ठीक है, तो इसमें जो पहला जो नाम है वो कहाँ से लिया जा रहा है बच्चों? पहला नाम जो है वो जीनस से आता है और इस लास्ट के जो 2 नाम हैं वो कहाँ से आते हैं? स्पीशीज से आते हैं. ठीक है, जैसे इको आर आई में ई क्या है? इश्चरीशिया है. ई क्या है? इश्चरीशिया कुलाए है. आर आई क्या है? RY13. ठीक है, इको आर आई में. और RY जो आर है इज द नेम ऑफ स्ट्रेन. आर क्या है बच्चों? नेम ऑफ स्ट्रेन है. यस, ओके. रोमन नंबर
following the name indicate the order in which the enzymes were isolated from the strains of the bacteria. तो रोमन नंबर क्या इंडिकेट करते हैं बच्चों की ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन उनका क्या है. ठीक है, एक सेकेंड, लेट जस्ट सी क्या होता है. इको R1 आप लिखिए, इको R1. ठीक है, ये हमारा क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो इसमें बच्चों जो ई है ना, ई, ये क्या इंडिकेट करेगा दीदी, ये जीनस को इंडिकेट करेगा. और जो यहाँ पर को है, CO, ये क्या इंडिकेट कर रहा होगा, ये स्पीशीज को इंडिकेट कर रहा होगा. और स्पीशीज में यहाँ पर कौन सी, कोलाए. ठीक है, यहाँ पे जीनस कौन सा बच्चों, इश्चरीशिया. ठीक है, और यहाँ पे R1, R क्या है आपका, स्ट्रेन. ठीक है, और यहाँ पर जो है I क्या है बच्चों, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. तो रोमन नंबर क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. ठीक है, रोमन नंबर आपका क्या हो गया, वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. तो आपने क्या पढ़ा कि द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स इज फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम्स फ्रॉम जीनस. सेकेंड लेटर आपने जो पढ़ा स्पीशीज से आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स के, फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड. इको R1 में जो है ई कहाँ से आ रहा है, इश्चरीशिया से. और जो सेकेंड CO है वो क्या है, कोलाए है. और R क्या है बच्चों, स्ट्रेन है. I क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी. नाउ स्ट्रेन है, I क्या है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन. आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबडी. नाउ restriction enzymes belong to a larger class of enzymes called nucleases. अभी हम देखते हैं ये क्या है. ठीक है, let's see. So nucleases, एक सेकेंड, yes. ठीक है, न्यूक्लियेजेस में क्या आ जाएंगे आपके, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लियेजेस मतलब क्या होता है बच्चों, एंजाइम्स जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करेंगे. ठीक है, जहां पर भी एज लगता है मतलब इंजाइम, जैसे प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, वैसे ही न्यूक्लियेजेस. तो सिमिलरली न्यूक्लिक एसिड क्या है हमारा, DNA और RNA. तो न्यूक्लियेजेस हमारा क्या होंगे, हम लिख सकते हैं DNA और RNA बोल सकते हैं. यस, ओके. न्यूक्लियेजेस मतलब न्यूक्लिक एसिड को जो डिस्ट्रॉय कर रहा है, और उसमें क्या आ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या होता है, DNA और RNA. तो ये क्या करता है बच्चों, ब्रेक करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ब्रेक करता है, क्या ब्रेक करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, किस चीज का ब्रेक करेगा बच्चों, न्यूक्लिक एसिड का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. ठीक है, तो सिमिलरली DNA के लिए हमारा क्या आएगा, DNA के लिए बच्चों क्या आएगा, DNAs. और RNA के लिए क्या आएगा, RNAs. ठीक है, यस, ओके. अब न्यूक्लियेजेस बच्चों ना दो टाइप के होते हैं. न्यूक्लियेजेस जो हैं आपके वो दो टाइप के हैं. आप सब लोग अपनी NCERT में ऐसे लिख लीजिए. पहला क्या है, एंडोन्यूक्लियस. ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एक्सोन्यूक्लियस. यस, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस. ठीक है, अब एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, ये हम देखते हैं. एंडोन्यूक्लियस जो कट करते हैं DNA को, रैंडमली कट कर देते हैं. ठीक है, जो कहाँ पर कट करते हैं, रैंडमली, मतलब कुछ देखते नहीं है कि हमें कहाँ पर कट करना है, रैंडमली जो कट कर देते हैं उनको हम एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं. तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ये DNA को कैसे कट करते हैं बच्चों. एक सेकेंड, ठीक है. एंडोन्यूक्लियस ये कैसे कट करते हैं बच्चों, रैंडमली कट कर देते हैं, रैंडम कट. और ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक कट. ये कैसे करते हैं, स्पेसिफिक कट. ओके, अब रीड कर लेते हैं NCERT को. लेट्स जस्ट रीड द NCERT. ओके, न्यूक्लियेजेस, these are of two kinds,
exonucleases, endonucleases. Exonucleases remove nucleotide from ends of the DNA, whereas endonucleases, देखा आपने, exonuclease क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर रहा है एंड से डीएनए के, whereas जो exonucleases है हमारा बच्चों, वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड को एंड से रिमूव कर रहा है, जबकि जो हमारा एंडोन्यूक्लियस है बच्चों, वो क्या कर रहा है, मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए. ओके, ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस. तो हर एक जो एंडोन्यूक्लियस है बच्चों, वो पूरा डीएनए की सीक्वेंस का लेंथ को इंस्पेक्ट करता है, मतलब जांचता है. वंस इट फाइंड, जैसे ही उसको मिल जाता है स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है, it will bind to the DNA, cut each of the two strands of double helix at each specific point in their sugar phosphate backbone. फिर वो क्या करता है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन को तोड़ देता है. और each restriction endonuclease is recognizing a specific sequence. That sequence is palindromic nucleotide sequence. और इस सीक्वेंस को बच्चों हम palindromic nucleotide sequence बोलते हैं. एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देख लेते हैं. क्या है एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बच्चों, क्या है, देखो, द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट. ठीक है, इको आ रहा है अगर दोनों को सेम साइट पर कट कर रहा है. ठीक है, अगर दोनों को सेम साइट पे कट करता है बच्चों, देखो आपको पता है एक ब्लंट एंड होता है और एक होता है जब स्पेसिफिक पर कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो क्या होता है, स्टिकी एंड्स बनते हैं. ठीक है, स्टिकी एंड्स, एक ब्लंट एंड होता है और एक स्टिकी एंड्स होते हैं. तो एंडोन्यूक्लियस भी दो तरह के होते हैं. एक एंडोन्यूक्लियस होता है जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है, एक एंडोन्यूक्लियस होता है जो स्टिकी एंड्स को हम ओवर हैंगिंग स्ट्रैंड्स भी बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करता है. तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने कट किया डीएनए स्ट्रैंड्स को सेम साइड पर, यहाँ पे भी जी और ए के बीच में, और एक फॉरेन डीएनए था उसको भी जी और ए के बीच में कट किया. तो कुछ ऐसा आपका फॉर्म हुआ. यस, तो यहाँ पे कैसे एंड्स बने बच्चों, स्टिकी एंड्स बने. ये कैसे एंड्स है, स्टिकी एंड्स है. बाद में ये इस पे जाके अटैच हो जाएगा. ठीक है, ये इस पे जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा. ओके, फिर डीएनए लाइगेज आया और लाइगेज ने इसको क्या कर दिया बच्चों, अटैच कर दिया. अब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपके पास प्रेजेंट है. नाउ दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ओके, यस, आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया है, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स क्या होते हैं. ठीक है, नाउ डू यू नो पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं बच्चों, पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं. ठीक है, दीज आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. अगर आप इसको फॉरवर्ड पढ़ोगे तो मलयालम, ठीक है, जैसे आप मलयालम को आप फॉरवर्ड से पढ़ो तो मलयालम आएगा, अगर आप पीछे से इसको पढ़ोगे तब भी मलयालम आएगा. तो ये कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो अगर हम इनको नो मैटर किस साइड से पढ़ रहे हैं, आपका वर्ड जो बनेगा वो सेम बनेगा. इफ़ यू आर रीडिंग इट फॉरवर्ड यू विल गेट द सेम आंसर, एंड इफ़ यू आर रीडिंग इट बैकवर्ड यू विल गेट द again the same answer. Okay, as against a word palindrome where the same word is read in both direction, the palindrome in a DNA is a sequence of base pair. ठीक है, palindromes क्या है, एक ऐसे sequence of base pair हैं that read same on the two strand, जो दोनों strains पर same read किए जाते हैं when orientation of reading is kept same. ठीक है, जब आप reading का orientation same रखोगे तो आप इसको same पढ़ रहे होगे. ठीक है, yes, for example the following sequence read same on the two strand 5:' direction में. अगर आप देखो this is also true if you read it in 3' to 5'. अगर आप 5' to 3' पढ़ रहे हो तो GAATTC आ रहा है. अगर आप इसका अपोजिट पढ़ रहे हो 5' to 3' पढ़ रहे हो तब भी आपका GAATTC आ रहा है. तो मतलब ये क्या हो गए, पैलिंड्रोम्स. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज यहाँ पर क्या हो जाएंगी, मान लो अगर आपसे कोई पूछे प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, तो इट रीड्स पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस. जैसे आपके बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, मैडम, इफ यू रीड मैडम, MADAM, मैडम, सो इफ यू रीड इट फ्रॉम बैकवर्ड MADAM, अगेन मैडम. इफ यू रीड फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन MADAM. तो दिस इज हाउ पैलिंड्रोम्स आर. ठीक है, restriction enzymes cut DNA
अ लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम साइट्स, ठीक है। तो कहाँ कट करते हैं, लिटिल अवे, थोड़ा सा दूर, बट बिटवीन सेम टू बेस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, लेकिन बेसिस वो सेम रखते हैं, ठीक है, दे आर स्पेसिफिक, ओके। दिस लीव सिंगल स्ट्रैंडेड पोर्शन एट एंड्स, दीज आर कॉल्ड ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड्स। और इन्हीं को बच्चों देखो, इन्हीं को हम क्या बोलते थे, ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस, ठीक है। ये देखो सेम पर कट करेगा, इधर कट किया फॉरेन डी, अगर वेक्टर डीएनए को जी ए के बीच में कट किया तो फॉरेन डीएनए को भी जी और ए के बीच में कट किया। अब जो है आपके जो एंड्स मिले हैं वो कैसे हैं, स्टिकी हैं या ओवरहैंगिंग है, तो आराम से एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और चिपकने के लिए कौन आएगा, डीएनए लाइगेज। एंड देन दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद दियर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटरपार्ट्स। This stickiness of and facilitate the action of enzymes DNA ligase। DNA ligase क्या करता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। यस, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस आर used restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecules of DNA which are composed of DNA from different source genomes, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किस लिए होगा बच्चों, रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए होगा। दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट्स क्या होते हैं, जो डीएनए से मिलकर बने होते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, ओके। आपने एक आपका डिजायर डीएनए हो सकता है, फिर आप उसको किसी होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दो, और इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको सबसे पहले अपना डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए, देखो समरी कर रही हूं मैं, आपका एक डिजायर डीएनए होगा बच्चों और आपका एक होस्ट सेल होगा, ठीक है। डिजायर डीएनए को कट करने के लिए सबसे पहले कौन आएगा, पहले तो आपको डिजायर डीएनए को कट करना पड़ेगा, यू नीड टू कट दैट पीस ऑफ डीएनए दैट यू नीड, दैट इज योर डिजायर्ड। तो उसको आप कट करोगे तो उसके लिए आएगा आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, राइट। तो अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस है बच्चों, तो अब क्या होगा कि आपका आ तो गया है, बट नाउ यू हैव टू इंट्रोड्यूस, अब आपको इंट्रोड्यूस करना है, राइट। अब आपको यू नीड टू इंट्रोड्यूस, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन आ रहा है, जीन टैक्सी। क्या होती है आपकी जीन टैक्सी, वेक्टर डीएनए, ओके, ठीक है, वेक्टर डीएनए आता है। नाउ अगर आपका वेक्टर डीएनए आ गया है बच्चों, तो अब आपको उसको उसमें पेस्ट करना है, लाइक ऐसे तो है नहीं कि ग्लू अपने आप ही वो हो जाएगा, कुछ समथिंग विल अगेन कम अप एंड परफॉर्म दियर रोल। तो कौन आएगा फिर उसके बाद, डीएनए लाइगेज। आई होप कि ये क्लियर है, डीएनए लाइगेज आया, फाइनली फिर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है, देन फाइनली यू रिसीव योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई होप दैट दिस इज क्लियर, इज दिस क्लियर, ओके। when cut by the same restriction enzyme, the resulted DNA fragments have same kind of sticky ends। अब ऐसा नहीं है कि एक जो है वेक्टर डीएनए को कोई और एंजाइम कट कर रहा है और फॉरेन डीएनए को कोई और एंजाइम कट कर रहा है, नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, एंड दीज कैन बी ज्वाइन टूगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेज। फिर इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं कैसे बच्चों, डीएनए लाइगेज को यूज करके, ठीक है। फॉरेन डीएनए आया, वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड आया, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि जो सेम आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो कट कर रहा है फॉरेन डीएनए को एंड देन वेक्टर डीएनए को, सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कटिंग बोथ फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट। अब क्या होता है, लाइगेजेस ज्वाइन करता है डीएनए को, ठीक है, ये लाइगेजेस है, इसने ज्वाइन कर दिया। अब आपका यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना है। नाउ जब आप इसको ट्रांसफर करते हो बच्चों, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं सेल्स में। और जब सेल डिवाइड करता है, एक आपका बना, फिर इससे 2 बने, फिर 4 बने, 4 से 8 बने, सो दिस इज कॉल्ड क्लोनिंग। क्लोनिंग क्या है, अपनी जैसे कॉपी बनाना, मेकिंग कॉपीज ऑफ इट्स ओन, मेकिंग कॉपीज ऑफ इट्स ओन, ठीक है, यस, okay. You may have realized normally unless one cuts the vector and source DNA within the same restriction, the recombinant vector molecule cannot be created, ठीक है। तो जब तक बच्चों, इसका लाइन का क्या मतलब है, जब तक आप जो है सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से फॉरेन डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए को कट नहीं करोगे, यू मे नॉट गेट द रिजल्ट, यू मे नॉट गेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। सो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसको फर्दर पढ़ेंगे, ओके, पार्ट 2 आएगा एंड ओके।
सो अभी यहीं तक रखते हैं. थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.